संघवाद परिचय। पिछले अध्याय में हम गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्सों में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर से पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में उसके पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारा अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय सरकार व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मा राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य और प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में ये चित्र में दिए गए हैं। मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? यह एकात्मक है या संघात्मक या केंद्रीय क्रम? संघीय राजनीतिक व्यवस्था कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, मैक्सिको बाद प्रशांत महासागर, अर्जेंटीना, ब्राजील, सेंट किट्स और नेविस, वेनेजुएला, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, नाइजीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना और पाकिस्तान और भारत। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस, प्रशांत महासागर, मलेशिया, हिंद महासागर और नीचे ऑस्ट्रेलिया। स्रोत मास्ट्रियन और किंग हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्री 2002 में क्वींस यूनिवर्सिटी प्रेस 2002। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारें के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों की जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की एक कुछ महत्वपूर्ण
विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर असूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो ही सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों की स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। इसी प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होना चाहिए और इनका एक एक पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक स्वतंत्र लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपने संप्रभुत्व को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान करने को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने के रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्क में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरखस ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना तथा भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाले व्यवस्था में राज्य के बरखस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? बात बोले भेद खोले। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा किसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। कुछ क्या समझे क्या जाना। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बातें कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी: खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों का आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र का ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक पार्टी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। बहुत
जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। क्या देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार यानी हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ। क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है कि हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों की 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित सिर्फ विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों का कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी एक सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसा कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्ति का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। वे ऐसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सके। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इस कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसी किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी किया जाना होता है। फिर हम कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों क्रियान्वयन
की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय है तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियो, सुनो रेडियो, आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने। सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनकी निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में खबरें। क्या समझा? क्या आपने जाना कि पोखरण, जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु शक्ति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूल में नई पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तक लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है? मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री मान लें? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से सन 1947 भारत का मानचित्र, अफगानिस्तान, ये गिलगित, चित्रल, श्रीनगर, पेशावर, रावलपिंडी, कश्मीर, लेह, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, जालंधर, पंजाब, लाहौर, क्वेटा, कलंग, पश्चिमी पाकिस्तान, राजपूताना, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, आगरा, नेपाल, युक्त प्रांत, लखनऊ, इलाहाबाद, भारत, बनारस, पटना, गंगाटोक, सिक्किम, भूटान, पनखा, असम, शिलांग, इम्फाल, इधर बगल में चीन, मंडाले, चटगांव, बर्मा, रंगून, मैलेमेम, ढाका, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा, कटक, विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो डाटा खींचे गए हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, नागपुर, भोपाल, जबलपुर, अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, कराची, गुजरात, बड़ौदा, इंदौर, बम्बई या पुणे, बम्बई बगल में हैदराबाद, गोवा, पुर्तगाजी, अरब सागर के बगल में मैसूर, बेंगलोर, मद्रास, कालीकट, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हिंद महासागर, शिलोन, नल्लौर, मद्रास, पंडिचेरी में फ्रांस, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ। ये जो डाटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अभी बताया गया है, फिर से ये वाला इसके पाकिस्तान, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के विहित भाग, बहावलपुर स्टेट और भारतीय देशी राज्य, ये महासागर से सटा हुआ। संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की एक राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदले गए। नए राज्यों को बनाने के लिए
1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातियों एथेनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाग के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गए। भारतीय राजनीति का ये मानचित्र दिखाया गया है। मानचित्र बहुत बारीक है, इसमें पाकिस्तान है, ये लद्दाख दिखाया गया, लेह, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, शिमला, देहरादून उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, लखनऊ नेपाल, बिहार, पटना भूटान, सिक्किम, गंगाटोक, इधर तिब्बत चीन वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर असम, दिसपुर और बीच में शिमला, इधर नागालैंड, मणिपुर, कोहिमा, दिसपुर, शिलांग वाले में बांग्लादेश, अगरतला, आइजोल, मिजोरम, कर्करेखा, म्यांमार, इम्फाल, इधर पश्चिमी बंगाल, कोलकाता, झारखंड, रांची, उड़ीसा, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, रायपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, इधर पंजाब से चंडीगढ़ इलाका हो गया, इधर गुजरात गांधीनगर हो गया, इधर सिकवास, दादर और नागर हवेली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारिकल, पुडुचेरी, चेन्नई, यामन, पुडुचेरी। संदर्भ में जो डॉट वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल एक एक बिंदी वाला राज्यीय सीमा और एक बिंदी वाला है राजधानी शहर, और लाल वाला जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दिखाया गया है। यहाँ गोवा, कर्नाटक और माहे पुडुचेरी वाले इलाके सारे दिखाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम नीचे दिखाया गया है। हिंद महासागर। क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से एक ही प्रांत के अंतर्गत रहा? अगर नहीं तो इससे पहले के राज्य का क्या नाम था? क्या आप 1947 के तीन राज्यों के ऐसे नाम को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? ऐसे 3 राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। भाषा और नीति। भारतीय संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राज्य भाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों को की मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनसे किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसकी विकल्प के रूप में चुने राज्य को की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इसे मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति लेकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थितियों में पहुंचने से बच गए हैं। श्रीलंका जैसी स्थिति से पहुंचने हिंदी अपनाएं। हिंदी ही क्यों? बंगाल या तेलुगु क्यों नहीं? बात बोले भेद खोले। गठबंधन सरकार एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम
स्वीकार करते हैं। बचे गए केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों को राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्थाएं वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वतंत्र संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना को प्रतिकूल काम करता था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इसी अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत की भी थी। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों का स्वतंत्रता का आदर करने की कई नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस सरकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। राज्यों और शक्तियां मांग रहे हैं। राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं। राज्य की शक्तियां केरल, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, कुट्टी, लाफिंग बिट्टू कुट्टी। ये चित्र में गठबंधन सरकार की कुर्सी, गठबंधन सरकार बैठा हुआ चित्र में अजीत नीनन इंडियन टुडे बुक ऑफ आओ कार्टून से लिया गया। यह अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट करता है। आप यह कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या आप गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनीकरण सूचना 2011 की जनगणना आंकड़े से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं का प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गईं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वाले की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इसी सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाइए। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाले एक नक्शा बनाइए। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंगों से भरें और दिखाइए कि उन इलाकों के लोगों कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो इस सूची में नहीं है।
ये चित्र में दिखाया गया भारत की अनुसूचित भाषाएं, भाषा बोलने वाले का अनुपात परसेंट में: आसामी 1.26%, बंगाला 8.03, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 3.63, कन्नड़ 3.61, काश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, ओडिया 3.10, पंजाबी 2.474, संस्कृति नगड़े संथाली 0.61, सिंधी 0.23 ने, तमिली 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19। स्रोत के लिए http सेंसुस इंडिया गवर्नमेंट इन से लिया गया है। क्या समझा और क्या जाना आपने? प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीति और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो नए देश में नए प्रांत बनेंगे, भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसे का बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातानी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर आप कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल अथवा भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीतता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावना का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती: एक भाषा 14 से 15 राष्ट्र। आपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्यों का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरण के साथ टिप्पणी लिखें। भारत में विकेंद्रीकरण हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तर वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्थाओं से ही बढ़िया सरकार शासन नहीं चला सकता। भारत के प्रांतीय यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है। मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिससे तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारें का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जबकि केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोग को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इसके लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद
के गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता की विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सब ही राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था, न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम स्वतंत्रता संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारियों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह का परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम गांव ग्राम सभा को देख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए, इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्य का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्यों करते हैं। किसी जिले के सभी जिला पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इसी प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारियों को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकार की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्य को चलाता है। इस तरह से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए। फिर जिला का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले में देख सकते हैं। सबसे न्यूज़पेपर डेमोक्रेसी फॉर द सेल इंडियन हाईएस्ट बॉर्डर्स गेट द पंचायत पोर्ट्स स्टेट अपोजिट द डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत फॉर 250 जस्टिस इन विलेज बिल वुमेन प्रधान ब्रिंगिंग विंड्स ऑफ चेंज ओवर 1 वुमेन इलेक्टेड टू द पंचायत। भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयास के बारे में अखबारों की इन कतरनों में क्या कहा गया है। ब्राजील का एक प्रयोग ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक गठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र को की अपनी अपनी बैठक होती है, जिसका फलस्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठक
के पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उससे शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला लेता है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों में तक बसें जाती हैं। और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वाले को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। बड़ा प्रयोग होता है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों और संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनका आवाज को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्यों सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं। अपने गांव या शहर के स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। खोजबीन पर निकलें हम। अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नामों का पता करें। आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोग ने भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित नाम पता करें। आपके काउंसलर, नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख। आपकी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मुद्दों का पता लगाएं। ये प्रश्न दे रखा है कि भाई प्रश्न में काफी क्वेश्चंस हैं। प्रश्न में काफी